अब जब मैं रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करने जा रहा हूं तो मुझे रीवैल्यू करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यू करने बैठा तो मुझे हो सकता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की जरूरत पड़े। कंपनी में अगर काबिल लोग हैं तो वो भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाहर से ही इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बुलाएं। अगर कंपनी में काबिल लोग हैं वो अगर सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया, ऑडिटर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वो भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। 4,25,00,000 का एसेट हमारी बुक्स में मौजूद है। रीवैल्यू किया और कहा गया कि इसकी कीमत 6 करोड़ है। अब आपकी बुक्स में एसेट की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो थी 5 करोड़। अब आप इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं 6 करोड़ पे। बगल में देखा तो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन भी है 75 लाख की। कितना गेन आपको हुआ होगा जो आप रिकॉर्ड करेंगे। और जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो जो भी रीवैल्यूएशन गेन है या सरप्लस है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस दिखाया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। और बैलेंस शीट में ये अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी में रीवैल्यूएशन सरप्लस का हिस्सा माना जाता है। जो भी मूवमेंट होगी हर साल वो मूवमेंट हम दिखाएंगे ओसीआई में और बैलेंस दिखाएंगे बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन सरप्लस का। और चेंजेस इन इक्विटी में ओपनिंग बैलेंस मूवमेंट इनकम स्टेटमेंट से लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस जो भी चेंजेस इन इक्विटी का होगा वो दिखाई देगा बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन सरप्लस के रूप में। अब हमारा एसेट 6 करोड़ का दिखाई देगा। अभी तक दिखाई दे रहा था 5 करोड़ का एसेट और 75 लाख की डेप्रिसिएशन। अब हमने रीवैल्यू करने का मन बना लिया है तो कितना गेन होगा जो मैं इस रीवैल्यूएशन सरप्लस में दिखाऊंगा, बता सकते हैं? 2 मिनट का समय ले सकते हैं ये बताने के लिए कि कितना गेन मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस में दिखाऊंगा या ओसीआई में प्रेजेंट करूंगा पहली बार। वो मूवमेंट कितना अमाउंट होगा। नेट बुक वैल्यू के नजरिए से देखें तो बड़ा साफ साफ दिखाई देता है कि 4,25,00,000 का एसेट है। इसे आप रीवैल्यू कर रहे हैं 6 करोड़ पे, तो 1,75,00,000 का रीवैल्यूएशन गेन है। नेट बुक वैल्यू को देखने से तो बड़ा आसानी से दिखता है, पर अगर आपने एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया हुआ है और सामने उसके अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन लिखी हुई है 75 लाख की, तो कैसे पता करेंगे कि कितना गेन हुआ है? तो अगर एंट्रीज के नजरिए से देखें तो 5 करोड़ के एसेट को मुझे बढ़ाकर 1 करोड़ एक्स्ट्रा लिखना है। तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 करोड़ अगर लिखता हूं तो मेरा जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है 5 करोड़ का वो अब 6 करोड़ हो जाएगा। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप एसेट बेच दें या रीवैल्यू भी करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि इसे हर मसले में डी रिकॉग्नाइज करना है। चाहे आप बेचें चाहे आप रीवैल्यू करें, जो भी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन इस एसेट से रिलेटेड है उसे डी रिकॉग्नाइज करना है उसी दिन। तो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन एक क्रेडिट बैलेंस है, उसे डी रिकॉग्नाइज करता हूं तो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट हो जाता है 75 लाख से। अब मैंने 2 डेबिट एंट्रीज कर दी हैं जिनका टोटल बैलेंस हो चुका है 1,75 लाख। तो क्रेडिट में मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करूंगा 1,75 लाख, जो कि बड़ा आसानी से दिख रहा था जब मैं इसे नेट बुक वैल्यू से देख रहा था। तो 4,25,00,000 का एसेट सीधा सीधा 6 करोड़ पे दिखाने की वजह से 1,75,00,000 का रीवैल्यूएशन सरप्लस मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही मैंने उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन के साथ देखा तो मुझे इसे अलग नज़रिए से देखना होगा कि अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन डी रिकॉग्नाइज होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट की कीमत 5 करोड़ से आगे बढ़ेगी और 1,75,00,000 का रीवैल्यूएशन गेन हमारी बुक्स में आ जाएगा। अब थोड़ा वाक्य को बदल के देखते हैं। मान लो हमने पहली बार रिवैल्यूएशन करने की सोची,
5 करोड़ का एसेट है, 75 लाख की अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है। हमने रीवैल्यू किया तो पता लगा इस एसेट की कीमत सिर्फ 3 करोड़ रह गई है और इसे हमें 3 करोड़ पे रिकॉर्ड करना होगा। अब हम अगर इसे 3 करोड़ पे रिकॉर्ड करते हैं तो कितना नुकसान हम पीएनएल में दिखाएंगे। अगर नेट बुक वैल्यू की नज़र से देखूं तो मेरा नेट बुक वैल्यू है 4 करोड़ 25 लाख और अगर इसे 3 करोड़ पे लेके आना है तो जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ 25 लाख का नुकसान हो गया है। रिवैल्यूएशन करने पे ये लॉस मैं कहां लेके जाऊं। अगर आप पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं है इस लॉस को ओसीआई में ले जाने का, क्योंकि वहां पे इससे रिलेटेड कोई रिजर्व आपके पास नहीं है। तो आपको इसे डायरेक्टली पीएनएल में दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने अकाउंटिंग अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रैकिंग करके की हुई है तो मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट है 5 करोड़ का और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है 75 लाख की। अब मुझे इस एसेट को 3 करोड़ पे लिखना है। तो क्या जर्नल एंट्री मैं करूंगा? लैंड एंड बिल्डिंग मेरी 5 करोड़ पे रिकॉर्डेड है, मुझे उसे रिड्यूस करके 3 करोड़ पे लेके आना है। तो मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 2 करोड़, क्योंकि उसे 5 करोड़ से कम करके 3 करोड़ पे लेके आने तो 2 करोड़ से माइनस करना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगी 2 करोड़ से। जब भी हम रीवैल्यू करते हैं इससे रिलेटेड अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन डी रिकॉग्नाइज होता है। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंस पड़ा है 75 लाख का, जो डी रिकॉग्नाइज होगा डेबिट हो जाएगा 75 लाख से। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो होगी डेबिट 1 करोड़ 25 लाख लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, जो मुझे नेट बुक वैल्यू के नजरिए से साफ साफ दिखाई दे रही थी कि 5 करोड़ का एसेट जो कि 4 करोड़ 25 लाख पे रिकॉर्डेड था, क्योंकि 75 लाख की उसको डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, वो 3 करोड़ का हो गया है। तो मैं साफ साफ देख सकता था कि 1 करोड़ 25 लाख का नुकसान हो गया है। पर अगर मेरा प्रेजेंटेशन इस तरीके का है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन को भी डी रिकॉग्नाइज करना है और जो डिफरेंस होगा 1 करोड़ 25 लाख का वो मैं लॉस में दिखाऊंगा। अब मेरा एसेट रिकॉर्ड हो चुका है 3 करोड़ पे। फ्यूचर की डेप्रिसिएशन कैसे होगी? जब भी आप रीवैल्यू करेंगे एसेट ऐसे बिहेव करेगा जैसे गंगा में डुबकी लगा चुका है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एसेस करेंगे। ये नई जिंदगी की शुरुआत करता है नई वैल्यू के साथ, जिसमें एक एडिशन है कि इसके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस हो सकता है या इसने रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में चार्ज किया हुआ है। इस कहानी के साथ ये नए सफर की शुरुआत करता है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बचती है 15 साल। तो ये 3 करोड़ अब 15 साल के बेसिस पे डेप्रिशिएट होंगे, जिसमें हम लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे और बिल्डिंग की कितनी कीमत बढ़ी उसके बेसिस पे हम इसे डेप्रिशिएट करेंगे। तो फ्यूचर का डेप्रिशिएशन रीवैल्यूड अमाउंट पे होगा, नई जिंदगी शुरू करेगा। अगर यही एसेट मैं आपको बेचने को बोल देता तो आप बड़े खुश हो जाते, क्योंकि कैश को लेके हम बड़े राजी हो जाते हैं कि जो एसेट आपकी बुक्स में 4 करोड़ 25 लाख का है और मैं बोल दूं कि बेच दो 6 करोड़ में, तो आप सीधा सीधा कहते कि 1 करोड़ 75 लाख का मुनाफा हो चुका है। मैं आपसे कहता कि आपका एसेट आपकी बुक्स में 4 करोड़ 25 लाख का है, उसे 3 करोड़ में बेच दो, तो आप बोलते कि 1.25 करोड़ का नुकसान हो चुका। हम सेल में बड़े माहिर हैं, इमीडिएटली गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर लेते हैं, बट जब रिवैल्यूएशन की बारी आती है तो थोड़ा झिझक जाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको समझ ना आए कि कितना गेन या लॉस है तो एक बार सेल करके देख लीजिएगा उस एसेट को जो आपने रीवैल्यू करना है। जो सेल करने पे गेन और लॉस आ रहा है वही गेन और लॉस आपको रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी मिलेगा, बट फर्क सिर्फ इतना सा है, सेल करने पे कैश बिजनेस में आ जाता है, रीवैल्यू करने से कैश नहीं आता है। हमारे एक मंत्री जी हुआ करते थे रेलवे में, जिन्होंने रेलवे को काफी मुनाफे में पहुंचा दिया था।
उनके किस्से हार्वर्ड तक चर्चा में आए। बारीकी से देखा गया तो पता लगा उन्होंने रेलवे की सारी जमीन बेच दी। अब बेचने से कैश रियलाइज हुआ, बिजनेस में कैश आया, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया गया तो पीएनएल बड़ा भारी भरकम दिखाई दिया। 50 साल से किसी ने कुछ नहीं बेचा था, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से उन लैंड की कीमत बढ़ गई और क्रेडिट लिया बेचने वाले ने, बोला कि देखो कितना मुनाफा हो गया है रेलवे का। पर बाद में जब बारीकी में गए, तह में गए तो पता लगा इन्होंने ज़मीन बेच के वो मुनाफा दिखाया है पीएनएल में, ना कि कमाई करके। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में कैश आता नहीं है तो इसे अनरियलाइज्ड गेन या लॉस बोलते हैं। इसलिए हम इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को ओसीआई में दिखाते हैं क्योंकि अनरियलाइज्ड गेन है। बट अकाउंटिंग का लॉसेस से अच्छा रिश्ता नहीं है। जहां भी लॉसेस दिखाई देंगे बड़े कंजर्वेटिव अप्रोच में आ जाते हैं कि लॉस है तो इमीडिएटली पीएनएल में दिखाई दे। इसे हम दोस्ती के पैमाने पे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको 1,25,00,000 का नुकसान हो गया है और आपकी जेब में नहीं है तो कौन मदद करेगा? कोई दोस्त या रिश्तेदार मदद कर सकता है। मैं इसको समझने में उस दोस्त या रिश्तेदार को पीएनएल कहना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि जो आपका दोस्त और रिश्तेदार है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है जो आपकी मदद करता है कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं सहन कर लेता हूं। 1,25,00,000 का नुकसान आपने पीएनएल को दे दिया। इसके बाद इन फ्यूचर दोबारा रिवैल्यूएशन हुआ कभी और आपको 1.5 करोड़ का मुनाफा हो गया तो क्या सीधे सीधे अपनी जेब में डाल देंगे या दोस्त को याद करेंगे? कैसा मंजर होगा वो? उसने हमें 1.25 करोड़ का फायदा पहुंचाया था, किसी दिन सहन कर लिया था, अब हमें 1.5 करोड़ का फायदा हो गया है तो दोस्त को याद करेंगे या भूल जाएंगे? या सीधा सीधा अपनी जेब में डाल देंगे, बोलेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है 1.5 करोड़ का, या दोस्त को याद करने की कोशिश करेंगे? उसूल तो यही कहता है कि दोस्त की मदद की जाए दोबारा, जिसने हमारी मदद की थी। उसका दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 1.5 करोड़ का फायदा हुआ है, अपने 1.25 करोड़ ले लो। इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ लॉस इन पीएनएल। जो पहले नुकसान पीएनएल ने सहन किया था, डेबिट किया था, वो अब पीएनएल में क्रेडिट होगा 1,25,00,000। और हम अगर रिजर्व लिखेंगे अपनी बुक्स में तो हम दुनिया को यही बता पाएंगे कि मेरे पास अब 25 लाख रुपए बचे हैं। जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस में 25 लाख का सरप्लस है, क्योंकि 1.25 करोड़ तो रिवर्स करना पड़ेगा ना दोस्त को। या जब पहली बार मुनाफा हुआ था 1,75,00,000 का, तो क्या दोस्त के घर चले जाएंगे, ले लो बहुत पैसे आ गए? हो भी सकता है पहुंच जाए कि बहुत आ गया ले लो, पर पहले तो अपनी जेब में डालेंगे ना। या सभी दोस्तों को फोन कर देंगे किस किस को नुकसान हुआ ले जाओ। कर भी सकते हैं, कर दीजिए। पर फर्ज ये बनता है कि अगर आपको 1,75,00,000 का फायदा हुआ है तो पहले अपनी जेब में डालें, और अपनी जेब है गेन ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में दिखाएंगे। अब आपके पास 1,75,00,000 रुपए का गेन सरप्लस में दिखाई दे रहा है और फ्यूचर में कभी आपको 2,20,00,000 का नुकसान हो गया और आपकी जेब में 1,75,00,000 पड़े हैं। पिछले रिवैल्यूएशन गेन की वजह से सरप्लस हुआ था, आपका फायदा हुआ था, इसलिए 1,75,00,000 का सरप्लस आपके सरप्लस अकाउंट में पड़ा है। पर किसी कारणवश जब आपने दोबारा रिवैल्यू किया, क्योंकि 20 साल की लाइफ है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की, तो दोबारा रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, तब आपको नुकसान नजर आया क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी थी, कोरोना सिचुएशन आ गई, कहीं युद्ध छिड़ गया है, किन्हीं कारणों से कीमतें गिरने लगी। और जब आपने इस बार रीवैल्यू किया तो आपको 2,20,00,000 का नुकसान हुआ। फिर आपको याद आया कि जब नुकसान हुआ था दोस्त ने मदद की थी, इस बार भी सीधे दोस्त के दरवाजे पे चले गए कि नुकसान होता है तो वही भरपाई करता है, और ये भूल गए कि मेरे खाते में 1,75,00,000 पड़े हैं सरप्लस गेन के। तो दोस्त कहेगा यार इतनी जाती भी ना करो दोस्ती की,
कि अपनी जेब में 1 करोड़ 75 लाख पड़े हैं और 2 करोड़ 20 लाख मुझसे मांगने आ गए सिर्फ इतनी सी बात से कि मैं अमीर हूँ। ये तो ईश्वर की कृपा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे। पहले अपनी जेब का इस्तेमाल करो, जो फालतू है मैं मदद कर देता हूँ। अच्छा तो नहीं लगा, बट वापस आए और सोचा कि 1 करोड़ 75 लाख अपनी जेब का खर्च करते हैं। तो अगर आपके पास पहले से रिजर्व पड़ा है तो पहले वो रिजर्व करेंगे। तो इसके लिए बोला जाता है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना रिजर्व आपके पास है पहले वो कंज्यूम करें। अगर भारी नुकसान हो चुका है, बाकी का 45 लाख का नुकसान आप पीएनएल से मदद की गुहार कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके रिजर्व में कुछ भी नहीं बचेगा और जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो पीएनएल सहन करेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। जब भी गेन होगा जाके देखेंगे कि कहीं पहले कोई लॉस तो नहीं हुआ, क्या किसी को देना तो नहीं है, पीएनएल का कोई लौटाना तो नहीं है। पहले पीएनएल का लौटाएंगे, फिर एक्स्ट्रा गेन में रिकॉग्नाइज करेंगे। पहली बार नुकसान हुआ तो देखेंगे कि क्या हमारे पास रिजर्व में कुछ पड़ा है, तो पहले वो यूज करेंगे, बाद में पीएनएल में लेके जाएंगे। पर अगर आप पहली बार रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो कोई चारा ही नहीं है। पहली बार रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो अगर गेन हुआ है तो वो सीधा सीधा सरप्लस में जाएगा। पहली बार रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, नुकसान हुआ है तो सीधा सीधा पीएनएल में जाएगा। बात यह है कि पहली बार की रिवॉल्यूशन के बाद जब आप सब्सिक्वेंट रिवॉल्यूशन करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि सब्सिक्वेंट रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि पहली बार क्या हुआ था। अगर पहली बार रिवॉल्यूशन करने पे गेन है और फिर अगर नुकसान हो जाता है तो पहले अपना गेन यूज करो, एक्स्ट्रा है तो पीएनएल से मदद ले लेना। पहली बार रिवॉल्यूशन किया था तो नुकसान हो गया था, अब फायदा हो चुका है तो पहले दोस्त के पैसे लौटाओ, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट को अपने गेन में रिकॉग्नाइज करो। ये है रिवॉल्यूशन मॉडल। अगर हमें इसकी मूवमेंट्स समझ आ जाती हैं तो हम अपने रिवॉल्यूशन मॉडल को बखूबी अपनी अकाउंटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं।